देखिए, आज अपनी क्लास नंबर 31 है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इन सबको बड़े ही डिटेल में कवर करेंगे। और एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है हु और हुम में किसका यूज करें सेंटेंस के अंदर। इसको बड़ी बारीकी से देखेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि हम सेंटेंसेस को सही कर सकें। आज के इस वीडियो में हु और हुम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हर एक तरह के जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं एक से ज़्यादा तो उनका करेक्ट फॉर्म क्या है या करेक्ट उनका सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो आपका हु, होम, दैट, विच और भी होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतने ही लिखे हैं ताकि हम इनको सही से यूज कर सकें। ये क्या होते हैं? दीज वर्ड्स रिलेट टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये वर्ड्स क्या कहते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। विच इज यूज बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब कोई प्रोनाउन या कोई नाउन के बाद कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस को जोड़ना है इस नाउन या प्रोनाउन से, तो बीच में कंजंक्शन के तौर पर इनमें से कोई भी हमें वर्ड मिल सकता है और इस कंजंक्शन से लेकर के इतनी बड़ी जो वर्ब सॉरी इतना बड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ है कंजंक्शन से लेकर जोड़ के लास्ट तक, वो अपना कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज। क्लॉजेस क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं, इसको हम लोग डिटेल में शुरुआत में पढ़ चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से डिस्कस कर रखी है, आप उसको समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हु कब आएगा और हुम कब आएगा। ये सेंटेंस को देख करके हम पता कर सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपकी अगर वर्ब सपोज करते हैं 3 हैं, तो 3 हमारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट इन द सेंस यहाँ पर हु मान के चलते हैं, हु भी होना चाहिए सब्जेक्ट के तौर पर। अगर वर्ब हमारी 3 है मान के फिर से चलते हैं और सब्जेक्ट हमारे पास 2 हैं, ठीक है, और उस सब्जेक्ट में तीसरा जो लिखा हुआ है वो हु लिखा हुआ है, तीसरा जो सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा में वो हु लिखा हुआ है, तो हम इस हु को चेंज कर देंगे हुम में, और हुम ग्रामर में ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट की कैटेगरी से हट जाएगा, फिर 2 सब्जेक्ट रहेंगे और 2 वर्ब हो जाएंगे अगर वर्ब 2 हैं तो। अगर वर्ब 3 है, फिर से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर वर्ब 3 है और सब्जेक्ट 2 हैं, सब्जेक्ट हमारे पास 2 हैं और एक अलग से उसमें होम दिया है, तो हम इस होम को चेंज कर देंगे हु में, ये सब्जेक्ट नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और इनको हमें याद रखना है। अब कैसे याद रखना है वो समझते हैं। आई टीच राम हु इज माई ओल्ड स्टूडेंट। मैं राम को पढ़ाता हूं जो मेरा पुराना विद्यार्थी है। आई वर्ब का जो टीच है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर इस इज को चाहिए सब्जेक्ट, तो हमें दिखाई दिया हु। ठीक है, इस वर्ब ने ये सब्जेक्ट ले लिया, इस वर्ब ने ये सब्जेक्ट ले लिया, सेंटेंस हमारा बैलेंस्ड है, इसमें कोई एरर नहीं है। ही टॉट राम, उसने राम को पढ़ाया जिसने कम मार्क्स प्राप्त किए। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ही है और इस गॉट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट ना होने की वजह से हम इस गॉट का सब्जेक्ट लेंगे हु, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का, ये सब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का। दिस इज राम, यह राम है, तो इज ने ले लिया दिस को। आई टीच डेली, टीच का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो जगह ब्लैंक है, यहाँ पर हु आएगा कि हुम आएगा? अब यहाँ पर आएगा होम। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और उनके वर्ब्स दोनों दिए हैं, ब्लैंक जगह पर फिर हुम आएगा। यह राम है जिसको मैं डेली पढ़ाता हूँ। ठीक है,
दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो दिस ने सब्जेक्ट ले लिया, मतलब इज ने सब्जेक्ट ले लिया दिस को, ये आपका बैलेंस्ड हो गया। हेल्प्स मी डेली, मेरी डेली मदद करता है। तो हेल्प्स को चाहिए सब्जेक्ट, इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है नहीं, तो हम यहाँ पर करेंगे हु, और हु बन जाएगा सब्जेक्ट। यह वही लड़का है जो मेरी डेली हेल्प करता है। अब किसी डेफिनेट बॉय के बारे में बात हो रही है, कोई अनजान लड़का तो है नहीं। तो अनजान लड़का, ए बॉय ये बता रहा कोई अनजान लड़का उसकी डेली मदद करता है। अनजान नहीं, कोई जान परिचय वाला जो होगा, कोई इंट्रोड्यूस्ड पर्सन होगा, कोई नॉन पर्सन होगा, वही तो हमारी मदद करेगा। तो इतना समझाने का मतलब, कोई डेफिनेट का मतलब यहाँ पर द बॉय हो जाएगा फिर, क्योंकि कोई डेफिनेट बॉय ही डेली हेल्प करेगा, रैंडमली कोई आकर हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। नेहा नोस द बॉय, नेहा उस लड़के को जानती है। इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया नेहा। सी गेव हर बुक, उसने अपनी बुक दी। तो गेव जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा सी। तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, बैलेंस्ड हो गया सेंटेंस। बीच में जगह खाली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे होम। यह नेहा उस लड़के को जानती है जिसको उसने अपनी बुक दी, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। इट इज आई हु सपोर्टेड ऑलवेज एडमायर यू। अजीब सा लग रहा होगा देखने में, इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। इट इज आई, ठीक है, तो इट ने एज को ले लिया। यू सपोर्टेड, सपोर्टेड ने यू को ले लिया। अब ऑलवेज एडमायर यू, एडमायर जो वर्ब है इसको चाहिए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, तो हम यहाँ पर हु की, होम की जगह पर कर देंगे हु, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। इस एडमायर का चाहिए, ऐसे ही होगा, सोचो। कुछ लोगों का ये आंसर सही आ रहा है। मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। देखिए, यहां पर इसको कर देते हैं, पहले तो हु कर दो ताकि सेंटेंस बैलेंस्ड हो जाए। इट इज आई हु यू सपोर्टेड ऑलवेज एडमायर्स यू। अब देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसको हु कर देते हैं तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब सपोर्टेड हो जाएगी। ध्यान से सुनते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस इट का सब्जेक्ट हो जाए, मतलब इस इट का जो वर्ब है वो हो जाएगा इज, ये बैलेंस्ड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एडमायर्स लिखता हूं तो ये वर्ब है, इसको चाहिए सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर हु कर देता हूँ सब्जेक्ट, तो फिर इस आई का, ये जो सब्जेक्ट के रूप में आई लिखा है, इसको भी तो एक वर्ब चाहिए, इसको भी तो एक वर्ब चाहिए। यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, हम इसको ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी से बाहर हो गया। अब इस आई को चाहिए सब्जेक्ट। इट इज आई whom यू सपोर्टेड ऑलवेज एडवाइस यू, वह मैं ही हूं जिसकी तुमने मदद की थी, हमेशा तुम्हारी मैं प्रशंसा करता हूं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो ये इतना हिस्सा क्लियर है, ये इतना क्लियर है। इस एडमायर को चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तौर पर ऑलरेडी आई रखा हुआ है, तो आई इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, एडमायर्स एडमायर यू का। और होम से हमें कोई लेना देना नहीं है, सेंटेंस हमारा ऑलरेडी सही है। फिर से सुन लीजिए, होम का हु इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आई ऑलरेडी सब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आई जो है वो एडमायर का सब्जेक्ट हो जाएगा, यू का हो जाएगा वर्ब सपोर्टेड, और इट का सब वर्ब हो जाएगा इज। इस तरह से सेंटेंस हमारा बैलेंस्ड हो गया है। अब अगला देखिए, दिस इज अ सर्वेंट हु यू सपोर्टेड। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। हम्म, अब देखिए,
दिस इज अ सर्वेंट, दिस सब्जेक्ट और वर्ब इसके साथ में ये इतना हिस्सा क्लियर हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह वही नौकर है जिसको तुमने सपोर्ट किया उसकी समस्या में, ठीक है। और यू सब्जेक्ट है और सपोर्टेड इसकी वर्ब हो गया, तो ये इतना क्लियर है। बाकी कोई आगे वर्ब नहीं लिखी है, तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो रहा है, तो इसको हम हु को चेंज कर देंगे हु में, क्योंकि इसकी कोई वर्ब नहीं है। दिस इज अ सर्वेंट whom you supported in his problem, ये वही नौकर है जिसको तुमने उसकी समस्या में मदद की थी। तो कोई डेफिनेट सर्वेंट होगा, हर एक सर्वेंट की तो तुम हेल्प करोगे नहीं, तो इस हिसाब से यहाँ पर ए भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पर द आएगा। दिस इज द सर्वेंट, ये वही सर्वेंट है जिसकी तुमने उसकी मदद में हेल्प की थी, यानी तुमने उसकी मदद की थी या तुमने उसको सपोर्ट किया था उसकी समस्या में जब वो परेशान था। शिवा सपोर्टेड द गर्ल, शिवा सब्जेक्ट सपोर्टेड वर्ब, इसके साथ में ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। आई सब्जेक्ट थिंक वर्ब, ये इतना क्लियर हो गया। टुक द पेपर, शिवा सपोर्टेड द गर्ल whom आई थिंक टुक द पेपर, शिवा ने जिस लड़की सपोर्ट किया था मेरे ख्याल से उसी ने पेपर लिया है। तो ये टुक द पेपर जो है ये प्रेडिकेट है, इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए, इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए इस वर्ब को। तो इसके लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपोर्टेड के साथ में ये द गर्ल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फिर हम होम का हु कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ये इस तरह से क्लियर हो जाएगा, यानी कि टुक का जो है वो हु सब्जेक्ट हो जाएगा। शिवा सपोर्टेड द गर्ल हु आई थिंक टुक द पेपर, इसमें हुआ क्या है कि आपको उलझाने के लिए बीच में आई थिंक लिख दिया गया है। अगर मैं इसको इरेज करके आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये तो काफी टफ हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस पोर्शन को हटा दो, इतने चीज को हटा दो, ठीक। सेवा सब्जेक्ट सपोर्टेड वर्ब, ये क्लियर। टुक द पेपर, इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, तो हम होम की जगह पर हु कर देंगे। शिवा सपोर्टेड द गर्ल हु टुक द पेपर, शिवा ने जिस लड़की सपोर्ट किया था उसने पेपर लिया था। तो इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है और इस सब्जेक्ट का वर्ब ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस में आई थिंक भी बीच में डाल दिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हमारा क्लियर है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब हमारा क्लियर है। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो हम होम की जगह पर हु कर देंगे, सेंटेंस हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। वर्ब गिनिए फिर सब्जेक्ट गिनिए, आपके आंसर अपने आप निकलने लगेंगे। सपोर्ट द मैन हु यू नो, उस इंसान को सपोर्ट करो जिसको तुम जानते हो, ठीक है। ये सपोर्ट वर्ब है और इसका सब्जेक्ट जो है वो यू है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्लियर। तो कंफ्यूज मत होने सर इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, वो तो होम का हु कर दो, ऐसा कुछ नहीं। इसका ऑलरेडी सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, नो वर्ब हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में ना कोई वर्ब बची है ना ही कोई सब्जेक्ट बचा है, सब्जेक्ट तौर पर हु लिखा हुआ है लेकिन कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है। अब एक्स्ट्रा वर्ब नहीं कहीं पर, तो हम फिर हु का हुम कर देंगे। सपोर्ट द मैन, आप उस आदमी को सपोर्ट हो जिसको आप जानते हो, ठीक है। सपोर्ट द मैन, सपोर्ट यहाँ पर वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका यू सब्जेक्ट साइलेंट है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया इतना हिस्सा। यू सब्जेक्ट नो वर्ब, ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया। सपोर्ट द सोसाइटी, ये सपोर्ट जो है ये वर्ब, इसको चाहिए सब्जेक्ट, कहीं और कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम इस हुम को हु में कन्वर्ट कर देंगे। सपोर्ट द मैन, उस आदमी को सपोर्ट करो जिसको तुम जानते हो, जो समाज को सपोर्ट करता है। हिंदी अर्थ
कैसे भी निकाल लो आप इसका, लेकिन जब आप वर्ब्स गिनोगे तो सब्जेक्ट के तौर पर एक सब्जेक्ट कम है तो हम होम का हु कर देंगे। ठीक है, अगला, प्लीज पे अटेंशन टू। पे वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका यू सब्जेक्ट साइलेंट है, इतना क्लियर है। द टीचर सब्जेक्ट है, इज सेइंग वर्ब है, ये भी इतना क्लियर है। अब ब्लैंक में क्या भरेंगे हम लोग, ब्लैंक में हम लोग फिल करेंगे होम। प्लीज पे अटेंशन टू होम द टीचर इज सेइंग, कृपया उस इंसान पर फोकस करो जिससे टीचर कह रहे हैं। मतलब मान के चलो कि टीचर राम से कह रहे हैं, सपोज करते हैं राम नाम का कोई इंसान है, तो हम ये कह रहे हैं कि राम पर फोकस करो जिस जिस जिससे टीचर बात कर रहे हैं। तो राम को जो चीज बताई जा रही है वो हम लोगों को फॉलो करना है, इसलिए राम पर फोकस करो कि राम से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगला, आई नो, ये वर्ब ये सब्जेक्ट ये क्लियर है। अगला, योर प्रॉब्लम। अब योर प्रॉब्लम है वो यहां पर हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट, ये कोई ना सब्जेक्ट ना कोई वर्ब है, तो आई नो योर प्रॉब्लम। अब यहां पर अगर आप हु लगाओगे तो भी गलत है, हुम लगाओगे तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया है, ना कोई वर्ब ना ही कोई आगे का सेंटेंस है, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आई नो योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ। 99% लोग इसमें हु और हुम को फिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सेंटेंस गलत हो जाएगा, इस तरह का सेंटेंस नहीं बनेगा। अगला, यू सब्जेक्ट आर थिंकिंग वर्ब इज करेक्ट, ये प्रेडिकेट का चाहिए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कहीं भी नहीं लिखा है, तो हम यहां पर लिखेंगे हु। हु यू आर थिंकिंग नाउ, तुम जिसके बारे में अभी सोच रहे हो, इज करेक्ट, वो सही है, तो इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो जाएगा हु। अच्छा, दूसरे तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा क्लॉज के तौर पर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सही क्लॉज कैसे, ये समझ में नहीं आया है, तो मेरा आपको सजेशन छोटा सा ये है कि आप स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, उसमें मैंने क्लॉजेस हर टाइप की, फ्रेजेस हर टाइप की मैंने बहुत डिटेल समझा रखे हैं, उनको एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप जीरो से एडवांस लेवल का ग्रामर समझना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उपाय क्लासेस ऐप पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। अब हम बात करते हैं पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस के बारे में दो चीजें निकल के आती हैं। अगर कोई लिविंग बीइंग, कोई इंसान के बारे में अगर बात हो रही है और उसका पोजीशन यूज करना है, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा जिसमें हम हुज का यूज करेंगे, जिसके पहले भी लिविंग होगा, ठीक है, और बाद में लिविंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो देखना पड़ेगा। और नॉन लिविंग के बारे में अगर बात करें, उसका पोजीशन शो करना है, तो हम ऑफ विच का यूज करेंगे। कैसे? आई हैव द पेन शी नीडेड, मुझे एक पेन चाहिए जिसकी उसको जरूरत है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज माई फ्रेंड, तो इज वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है, ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया। ठीक है, हेल्प्स मी एवरी टाइम, हेल्प्स मी एवरी टाइम ये प्रेडिकेट है, इसके अंदर हेल्प्स वर्ब है, इसको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट की कमी है यहाँ पर, विच और कुछ भी नहीं लगाओगे आप यहाँ पर लगाओगे दिस इज माई फ्रेंड हु हेल्प्स मी एवरी टाइम, यह मेरा दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करता है। क्लियर? दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है जिसका भाई टॉपर है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी लिविंग है, यहाँ पर भी लिविंग है, दोनों लिविंग पर्सन है, तो यहाँ पर पोजीशन के लिए लगाएंगे हुज। दिस इज माई फ्रेंड हुज ब्रदर इज अ टॉपर, जिसका भाई, यह मेरा दोस्त है जिसका भाई टॉपर है। ठीक है, दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा फ्रेंड है जिसकी पुस्तक खो गई है, तो लिविंग पर्सन की पोजीशन के बारे में बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हुज, जिसकी बुक खो गई है। ठीक है, अब अगला देखिए, आई हैव अ फोन, नॉन लिविंग,
बैटरी इज डेड, नॉन लिविंग। अब बेसिकली हमें फोकस करना है पहले वाले वर्ड पर। ये कैसा है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के पोजीशन शो करने के लिए हम ऑफ विच का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑफ विच का यूज करेंगे। अर्थ क्या हुआ? आई हैव अ फोन ऑफ विच बैटरी इज डेड, जिसकी बैटरी डेड हो गई, जिसकी बैटरी खत्म हो गई है। तो नॉन लिविंग का पोजीशन होता है ऑफ विच, लिविंग का पोजीशन होता है हुज, लिविंग का पोजीशन होता है हुज। इस सेंटेंस में पोजीशन की बात ना होकर के सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी। तो हेल्प को सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हमने यूज किया है हु। मैं जानबूझ के सेंटेंस यहाँ पर लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पर हुज आएगा कि ऑफ विच आएगा, लेकिन आप सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे तभी तो सही आंसर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि जो बताया जा रहा बस वही है, अपना भी लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस देखिए, आई हैव द पेन सी नीडेड। मेरे पास एक पेन है जिसकी जरूरत उसको है। तो उसको एक पेन की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर हु लगाएंगे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सी का वर्ब है नीडेड और आई का वर्ब है हैव। होम लगाएंगे क्या? होम आता है इंसानों के लिए, यहाँ पर इंसानों के बारे में बात नहीं है, तो पेन की जरूरत हो रही है, पेन की रिक्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। नॉन लिविंग के लिए हम दैट या विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेन के बारे में बात हो रही है, हम यहाँ पर मान के चलते हैं विच। आई हैव द पेन विच सी नीडेड। मेरे पास पेन है जिसकी जरूरत उस लड़की को है। तो कॉमन सेंस का यूज करना है, आपको सेंस लगाना पड़ेगा वहां पर कि सेंटेंस कैसे सही बनेगा। आप ब्लैक एंड व्हाइट तौर पर नहीं चलोगे कि नहीं यही ऐसा ही होगा, यही यूज होगा क्योंकि यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको अपना भी कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रोनाउंस के बारे में। इनको कंपाउंड प्रोनाउंस बोला जाता है क्योंकि इसमें दो वर्ड से मिलके बना होता है, जैसे कि हुएवर, whosoever, whosoever, whomever, whomsoever, whichever, whatever, however, wherever। जब भी इंसान के बारे में बात होगी, सब्जेक्ट के बारे में, तो ये यूज होंगे एज ए सब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो इनको यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और विच एवर जो है वो नॉन लिविंग के साथ में यूज होगा, ये हमने अभी सीखा था विच के बारे में। वॉट एवर कोई टॉपिक वगैरह है उसके बारे में यूज होगा। हाउ एवर मैनर के बारे में यूज होगा। और वेन एवर जो है वो टाइमिंग के बारे में बात करें, जब भी टाइम के बारे में बातचीत हो रही होगी। ठीक है, और एक खासियत और है कि अभी आपने देखा होगा जैसे विच लगा है तो उसके पहले इसका एक एंटीसीडेंट लिखा हुआ पेन, पेन के बारे में बात हो रहा है। हु के लिए फ्रेंड आया है, हुज फ्रेंड ऑफ विच फोन। लेकिन इनकी खासियत ये है कि इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। इन वर्ड्स के पहले, ये जो वर्ड्स हैं इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे कि आई हेल्प्ड हु केम टू मी। मैंने उस हर इंसान की मदद की जो मेरे पास आया। तो उस हु के पहले वर्ब है, ना कि कोई यहाँ पर एक नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, तो किसी नाउन प्रोनाउन को रेफर तो कर नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर हुएवर या हुसोएवर का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर हुएवर लगा सकते हैं, हुएवर, जो कोई भी इसका अर्थ निकलेगा। मैंने मदद की जो कोई भी मेरे पास आया। क्यों? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट कोई नाउन प्रोनाउंस के पहले नहीं लिखा है। कंडीशन वही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुएवर आ गया और इस हेल्प का सब्जेक्ट आई आ गया। आई हेल्प whom I think nobody helps. I helped, मैंने मदद की, whom I think nobody helps, मेरे ख्याल से जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद मैंने की। जिसकी मदद किसी ने नहीं, जिसकी मदद कोई नहीं करता है, मेरे ख्याल से उसकी मदद मैंने की। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब बात करें आई की, तो आई ने ले लिया हेल्प्ड, आई ने ले लिया थिंक, नोबडी ने ले लिया हेल्प। सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन होम के पहले कोई एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन दिया नहीं है, तो होम फिर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा whomever, whomever ऐसे लिखा जाएगा।
क्योंकि उसके पहले कोई एंटेसिडेंट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर सब्जेक्ट सारे और उनकी सारी वर्ब्स दी गई हैं, इसलिए हुएवर नहीं लिखेंगे, नहीं तो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। सी आस्क्ड, सी वांटेड, उसने पूछा, उसने वो सब कुछ पूछा जो वो चाहती थी। तो किसी टॉपिक या किसी मैटर के बारे में बात हो रही है, तो टॉपिक या मैटर के बारे में जब आप बात करेंगे तो वॉट एवर का यूज करेंगे हम। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वॉट एवर। हुएवर क्यों नहीं आया? क्योंकि इंसानों के बारे में बात नहीं हो रही, जबकि इन दो सेंटेंसेस में इंसानों के बारे में बात हो रही है। तो हुमेवर और हुएवर का यूज नहीं करेंगे। अगला देखिए, चूज, आप चूज कर लें, यू वांट, जो आप चाहते हैं आप उसको चूज कर लीजिए। तो कोई थिंग के बारे, कोई वस्तु के बारे में बात हो रही है, इंसानों के बारे में बात हो नहीं रही है, तो ऐसा तो नहीं किसी इंसान को चूज कर लो। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वॉट एवर। वॉट एवर, वॉट एवर, चूज वॉट एवर यू वांट, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम चूज कर लो। ठीक है। यू मे गो यू लाइक, तुम्हारी जहां जाने की इच्छा हो तो वहां जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बारे में बात हो रही है, क्योंकि प्लेस के बारे में बात हो रही है। तो जब भी प्लेस के बारे में बात होगी तो यहाँ पर लिखा नहीं है, हम वहां पर यूज करेंगे वेयर एवर। वेयर एवर क्यों यूज करेंगे? वेयर क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन और प्रोनाउन तो दिया नहीं है, डायरेक्ट वर्ब दी गई है। तो और प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर वेयर एवर का यूज करेंगे, वेयर एवर। तो वेयर एवर क्या है? ये प्लेस के बारे में इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर एवर वाला वर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ठीक है। यू मे डू यू लाइक, जो करने की तुम्हारी इच्छा तुम कर सकते हो। ना कोई काम होगा, तो काम वगैरह के लिए हम लोग फिर से वॉट एवर का यूज करेंगे, वॉट एवर। यू मे डू वॉट एवर यू लाइक, जो इच्छा तुम्हारी करने हो तुम कर सकते हो। हुएवर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर करना किसी इंसान को तो किया नहीं जाता है, किसी जगह को नहीं किया जाएगा, किसी टाइम को नहीं किया जाएगा कोई ना कोई काम, तो काम को रेफर करेगा हमारा वॉट एवर। देखने में भी सही लग रहा होगा, सेंस भी सही निकल रहा है। तो ये हमारे कंपाउंड प्रोनाउंस हैं, इनको हम यूज करते हैं जब कोई एंटीसीडेंट हमें इसके पहले ना देखने को मिले, तब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं दैट के बारे में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट से रिलेटेड, कि दैट का यूज यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो दैट का यूज मल्टीपल वे में यूज होता है, उनके कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर भी यूज होगी वहां पर हम दैट लगाएंगे, चाहे इंसान हो चाहे वस्तु, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज द बेस्ट बॉय, यह सबसे अच्छा लड़का है जिसको मैं जानता हूं। ठीक है। अच्छा, दैट की खासियत है, चाहे आपका हु लिखा हो तब भी दैट आएगा, चाहे आपका होम लिखा हो तब भी दैट आएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि दैट जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। जिसको मैं जानता हूं, तो हम यहाँ पर होम की जगह पर दैट का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई है। दिस इज द बेस्ट डे, यह सबसे अच्छा दिन है। विच मेड माई डे, जिसने मेरा दिन बना दिया। सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल ठीक है, मीनिंग कन्वे हो रहा है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री की वजह से यहाँ पर फिर विच नहीं आएगा, केवल दैट आएगा। बहुत कम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मीनिंग बिल्कुल सही कन्वे होगा। अगर आप ध्यान दें तो दिस इज एक पूरा है, सब्जेक्ट और वर्ब। आई नो सब्जेक्ट वर्ब पूरा है, तो यहाँ पर हुम बिल्कुल ठीक है। लेकिन द बेस्ट ने ये बताया कि हुम भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पर दैट आएगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर दैट हुआ है। जब दो नाउन्स एक साथ आए, कौन कौन से? एक लिविंग आए, एक नॉन लिविंग आए। नॉन लिविंग में एनिमल्स भी डाले जाते हैं इंग्लिश के अंदर। जब ऐसी कंडीशन मिले, जब लिविंग आएगा तो आप यूज करोगे हु या होम, और जब नॉन लिविंग आएगा तब आप यूज करोगे विच। अब दोनों एक साथ आया तो इनका तोड़ क्या है? तो इनका तोड़ है, फिर आप लगाओगे दैट। दैट के अंदर हु भी है और विच भी है। जैसे कि पीपल नो मी एंड माई डॉग, लोग मुझे और मेरे कुत्ते दोनों को जानते हैं। विच इज स्ट्रैंग, और ये बड़ी अजीब बात है। तो ना तो डॉग अजीब है, ना ही मैं अजीब हूं, ये बात जो है वो अजीब है। तो किसी मैटर के लिए भी
हम लोग विच का यूज करते हैं तो अर्थ तो सही निकल रहा है, लेकिन ये विच रेफर कर रहा है डॉग और मी दोनों को कर रहा है, तो दोनों के लिए विच नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट। दैट इज स्ट्रेंज हेयर, और ये चीज बड़ी अजीब है यहाँ पर। इसी तरह से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं तो उनमें कंजंक्शन के तौर पर केवल और केवल दैट ही यूज होगा। जैसे कि with whom will you consult, it is a question for me। तुम किस साथ कंसल्ट करोगे, ये क्वेश्चन है मेरे लिए। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, केवल आएगा दैट। ठीक है, और इट का आई छोटा हो जाएगा। हु इज द बॉय हु हेल्प्ड यू इन योर डिफिकल्टी, वो कौन सा लड़का है जिसने तुम्हारी मदद की तुम्हारी समस्या में, यानी जब तुम परेशान थे तो किस लड़के ने तुम्हारी मदद की, उसके बारे में मुझे बताओ। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, सर सब्जेक्ट हु और इज कंप्लीट है, ठीक है, और हु और हेल्प्ड बिल्कुल सही है, और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सर सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस गलत है। क्यों? सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, हु स्टार्टिंग में आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हु नहीं आएगा, केवल और केवल दैट आएगा। बहुत डिफिकल्ट चीज होती है इस बात को पता करने के लिए, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए लोग अक्सर का इसको गलत करके आते हैं। वेयर इज द की, चाबी कहाँ पर है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही लग रहा है विच देखने में, लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट क्यों आ रहा है, उसका रीजन हमें समझ में आ गया है, और ये बात खत्म नहीं हुई, अभी बात और आगे है। अगर इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि द सेम, द ओनली, ऑल, सम, फ्यू, द फ्यू, द लिटिल, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। अगर ये देखने को मिल जाए तो भी हम दैट का ही यूज करेंगे, फिर वहां पर हु होम का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं देखेंगे, ना विच आएगा। जैसे कि दिस इज द ओनली बॉय, यह अकेला लड़का है, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हमें दिखाई दी यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो हम यहाँ पर हु ना यूज करके फिर हम दैट यूज करेंगे। दीज आर द फ्यू बुक्स, जो भी बुक्स हैं वो ये हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। बुक्स नॉन लिविंग है तो हमें विच बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन विच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दैट। एवरी वन नोज द गर्ल, हर एक इंसान उस लड़की को जानता है, whom you invited, जिसको तुमने इनवाइट किया था। तो नोज ने ले लिया एवरीवन और इनवाइटेड ने ले लिया यू को। सर यहाँ पर आप लगा दीजिए दैट। अब दैट नहीं आएगा, क्यों? इनमें से कोई भी वर्ड या फ्रेज यहाँ पर सेंटेंस में नहीं लिखा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेंटेंस बैलेंस्ड है, इसलिए whom यहाँ पर सही है। तो इन चार कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है दैट। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ एरर्स निकल के आते हैं, उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सारे वर्ड्स जो एवरी, सम या वन से शुरू होते हैं, जैसे कि आपका एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, somebody, something, someone, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything। तो इन वर्ड से रिलेटेड हम ऐसे कह सकते हैं, इनके साथ में ये वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ एरर्स निकल के आते हैं, इन पर हम बात कर लेते हैं। पहले हम इन दो के बारे में बात करते हैं। जब हमें ये वन या बड़ी वाले वर्ड देखने को मिले तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, पहली बात, और ये अपने साथ में पजेसिव लाते हैं हिज। इसको अब रट लेना। जब भी थिंग वाले वर्ड आएगा, समथिंग, नो, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी आएगा, इसके साथ में भी आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये थिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो थिंग नॉन लिविंग है और उसके साथ में यूज होगा इट्स। इसके साथ में एक वर्ड और है जो काफी एरर लाता है एग्जाम में, वन। वन का अर्थ होता है हर एक इंसान, ये भी अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाती है, और वन का पजेसिव केस जो होता है वो वंस होता है, इसमें बहुत मिस्टेक आती है।
आपको ज्यादातर यहाँ पर हिज लिखा मिलेगा। तो वन की बात होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर जैसे होता है वंस। वन या बड़ी वाले कोई भी शब्द आ जाए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पर जिससे वो होगा हिज। थिंग वाला वर्ड जब भी आएगा, कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसका पजेसिव होगा इट्स। ये 6 बातें आप रट लीजिए। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। वन कैन बी हेल्पफुल, कोई भी इंसान हेल्पफुल हो सकता है इन सिचुएशन, अपनी सिचुएशन में। तो इसका सब्जेक्ट अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर वन है, तो वन का जो अपना होता है वो हिज नहीं होता है, वो वंस होता है। वन इंट्रोड्यूस्ड इन द फंक्शन, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सेंटेंस ही गलत है। अगर आप भूल गए हो पुराना लेक्चर तो आपको फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा। यहाँ पर एक वर्ड आया इंट्रोड्यूस्ड, हमने भी सीखा था पिछले लेक्चर में कि इंट्रोड्यूस्ड एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाता है अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो। इन द फंक्शन जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इंट्रोड्यूस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सेल्फ वाला वर्ड। सब्जेक्ट अगर हम देखें तो वन दिया है, तो वन का रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ, वन सेल्फ। वन इंट्रोड्यूस्ड वन सेल्फ इन द फंक्शन। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ये मत सोचिए कि जो पढ़ा रहा है वही होना चाहिए, हम पुराने कॉन्सेप्ट भी तो लेके चलेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, चीजें हमें याद रहें। तो ये भी आपको बराबर याद रखना है। अब अगला देखिए, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डिड वंस वर्क, उनमें से कोई एक दोस्त ने, यानी कि बहुत सारे दोस्त, उनमें से किसी एक दोस्त ने अपना काम किया है। आप कहो सर सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि वन का पजेसिव जो है वो वन से लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस से वन डायरेक्ट काम कर रहा है, वन कैन बी हेल्पफुल, वन इंट्रोड्यूस, इससे बिल्कुल सही है। लेकिन वन यहाँ पर अब अकेला नहीं है, वन बता रहा है फ्रेंड्स के बारे में। ये वन वन नहीं है, वन फ्रेंड है, तो फ्रेंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड तो एक नाउन है, तो इसका अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिज। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ वन अकेला है, खुद अपने बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर वन अकेला अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये वन बात कर रहा है फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड नाउन है इसलिए यहाँ पर वंस होगा, सॉरी हिज होगा वंस की जगह पर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दिस इज माई वन ऑफ द फ्रेंड, यह मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त होता है कि एक दोस्त में से एक होता है। अगर हमारा एक ही दोस्त है तो हम एक दोस्त में से एक दोस्त नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा ये बोल दें कि ये मेरा दोस्त है। जब हम ये बात करें कि उसमें से एक दोस्त, तो बहुत सारों में से एक निकल के आएगा। तो पहला एरर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फ्रेंड्स होगा फ्रेंड की जगह पर। दिस इज माई वन ऑफ द फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से ये एक दोस्त है। हु इज वेरी हेल्पफुल इन वंस प्रॉब्लम, जो कि जो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं उनमें ये मदद करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लोगों के बारे में बात हुई तो हुआ आएगा, एज को सब्जेक्ट चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो मदद करते हैं, तो दोस्त ज्यादा हैं इसलिए यहाँ पर हिज की जगह पर आ रहेगा। और यही मदद करते हैं तो यहाँ पर वन नहीं आएगा, क्यों? वन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स को, तो यहाँ पर वन नहीं आएगा। अब यहाँ पर आएगा क्या? सर यहाँ पर हिज आएगा, हिज भी नहीं आएगा। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं इसको इरेज करता हूं ताकि मैं आपको सही समझा सकूं। इस सेंटेंस में ये वन जो रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रेंड्स को, और एक इंसान ने ही काम किया है इसलिए यहां पर हिज आया, एक इंसान ने ही काम किया है। अब यहां पर दिस इज माई वन ऑफ द फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों में से ये मेरे दोस्त है, जो कैसे हैं? जो हेल्पफुल हैं। जब यहां पर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर आ रहा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पजेसिव आएगा, तो यहाँ पर आएगा देयर, THEIR। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। वन ऑफ द फ्रेंड्स, जब ऐसे हमें
स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो आगे जो बात हो रही होती है वो हर फ्रेंड्स के बारे में ही बात हो रही होती है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आर और उसका पजेसिव होगा देयर। अब एग्जामिनर को ये बात मालूम है, अगर उसको एग्जाम टफ बनाना है तो उसको पता है कि तुम पढ़ के आए हो, अब वो उसमें खेल करेगा, ये वाला। दिस इज माई ओनली वन ऑफ द फ्रेंड्स हु आर हेल्पफुल। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है सर, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर आया है और आर अपना सब्जेक्ट हु लाया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस गलत है। क्यों? यहाँ पर एक नई चीज जोड़ दी है, ओनली। ओनली एम्फेसाइज कर रहा है वन को, कि वन के ही बारे में बात हो रही है, कि यही अकेला है जो हेल्पफुल है, बाकी कोई नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि यही एक अकेला मेरा दोस्त है, बाकी सभी दोस्तों में से जो मेरी मदद करता है, बाकी कोई नहीं करता है। और इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि सभी मदद करते हैं, उनमें से एक ये वाला है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो ये ओनली जो है वो एक के बारे में बात कर रहा है, केवल यही मदद करता है और एक ही इंसान के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर फिर आर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर इज आएगा। मैं समझ पा रहा हूँ अच्छी तरह से कि आपको समस्या हो रही होगी कि सर समझ में नहीं आता है, इतना कैसे याद करें। तो धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट से जब हम समझेंगे, याद करेंगे, तो हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखिए तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। रिवीजन से ही चीजें क्लियर होती हैं, अदरवाइज चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आइए अब इनको हम क्लियर करते हैं, यहां से लेकर के इतने सेंटेंस को समझते हैं। बात करें हम ऑल की या बात करें हम नन की, तो इनके दो सेंस होते हैं। जैसे कि एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला सारी शक्कर खराब है, तो ऑल शुगर, शुगर के लिए ऑल आ जाएगा, नन के लिए आ जाएगा, वाटर के लिए आ जाएगा, ठीक है, नॉलेज के लिए आ जाएगा, इसको काउंट नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब मैं कहा सारे लड़के अच्छे हैं, तो ये प्लूरल के लिए भी आता है। सारी बुक्स अच्छी हैं, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, तो ये ऑल और नन दोनों को रेफर करता है, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब इनके बारे में बात हो रही होगी तब हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जब इनके बारे में बात हो रही होगी तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये सेंटेंस पढ़ के हम पता करेंगे, और रेफरेंस अगर नहीं आ रहा है तो हम अंदाजा लगाएंगे। जैसे मैंने बोला ऑल या नन इज वेल, कोई भी चीज ठीक नहीं है। अब जब हम वेल के बारे में बात करते हैं तो फिर दो शब्द निकल के और आते हैं, इनको भी समझ लीजिए, गुड और वेल। गुड जो है वो अच्छा है, ये तो हमें पता है, और वेल जो है ये अगर बात करें हेल्थ के बारे में तो ये हेल्थ के बारे में भी बात करता है वेल। जैसे कि आई एम वेल, इसका मतलब मेरी हेल्थ ठीक है। आई एम गुड, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। अब गुड का मतलब आप समझ पा रहे होगे, लेकिन वेल का मतलब हेल्थ भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं कहूँ कि ऑल या नन इज वेल, कोई भी चीज, किसी भी का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य जो वो इंसानों का होता है और ये ज्यादा लोग हैं, ये रेफर कर रहा है ज्यादा को, तो ये प्लूरल है हमारा ऑल या नन, तो यहाँ पर इज नहीं फिर आर आएगा। इस वेल ने ये बताया है कि ऑल या नन जो है वो प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वेल जो है वो हेल्थ के सेंस में भी आता है। जैसे मैंने कहा आई एम वेल, इसका मतलब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो यहाँ वेल जो है वो नॉन लिविंग के लिए तो आएगा नहीं, क्योंकि शुगर का, वाटर का, नॉलेज का, हेल्थ तो अच्छा बुरा होता नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करते हैं केवल फीलिंग्स तौर पर या मटेरियल के तौर पर। तो वेल ने ये समझाया कि ये इंसान है और लोग ज्यादा हैं, और ज्यादा का मतलब आ रहेगा। अब मैं लिखा ऑल या नन आर वेल, कोई भी ठीक नहीं है, ये सभी लोग ठीक हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ऑल या नन ऑफ यू आर वेल, यू, ऑल ऑफ यू आर वेल, आप सभी लोग ठीक हैं। नन ऑफ यू आर वेल, आप में से कोई भी ठीक नहीं है, सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि वेल जो है वो रेफर कर रहा है प्लूरल को, ज्यादा लोगों के बारे में, और ये ज्यादा लोगों को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आया है आर। ऑल द बॉयज आर वेल, सारे के सारे लड़के ठीक हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑफ की जगह पर। ऑल या नन इज मैनेज्ड, कुछ भी मैनेज नहीं किया गया है। अब मैनेज
इन द सेंस क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें जैसे कि मान चलो कि जितना पानी था वो सारा मैनेज कर दिया गया है। सपोज कीजिए लिकर के बारे में बात करते हैं, LIQUOR, लिकर का मतलब शराब। शराब थी, उसको फेंकना था, तो उसको मैनेज कर दिया क्या? तो आपने कहा कि ऑल इज मैनेज्ड, सारी लिकर जो मैनेज कर दी गई है। तो लिकर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। और नन इज मैनेज्ड, मैंने कहा बिल्कुल भी लिकर फेंकी नहीं गई है, अभी मैनेज नहीं की गई है। तो नन और ऑल लिकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिकर इन द सेंस अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर इज सही है। अब मैंने कहा कि कुछ कॉपीज हैं जो चेक की हुई हैं, तो मैंने कहा इनको सही जगह रख दो, इनको मैनेज कर दो। तो ऑल आर मैनेज का मतलब क्या है? सारी बुक्स जो हैं वो मैनेज कर दी गई हैं, या सारी कॉपीज मैनेज कर गई हैं। कोई भी कॉपी मैनेज नहीं की गई है। तो ऑल और नन अगर प्लूरल के सेंस में आ रहे हैं तो वो रेफर कर रहे हैं कोई प्लूरल नाउन को, और सिंगुलर तौर पे लिखे जा रहे हैं तो वो किसी सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहे हैं। ये सेंटेंसेस सारे सही हैं। बस इसमें एरर हमें ये समझ में आया वेल को देखकर कि ये इंसानों को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा हैं और ज्यादा का मतलब आर आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, जैसे कि ईच के बारे में बात अगर हम करें तो ईच एक प्रोनाउन है। ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है। आप नोट डाउन सारी चीजें करते जाना। और ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इन द सेंस ईच जो है वो किसी सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होगा। एवरी जो है वो ग्रामर में केवल एडजेक्टिव है। ईदर जो है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है और एक एडजेक्टिव भी है। नीदर क्या है? नीदर एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों काम करेगा और एक एडजेक्टिव भी है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रत्येक लड़का कक्षा में उपस्थित है। तो ईच के साथ जो सिंगुलर नाउन आता है, सेंटेंस हमारा सही है। एक लड़के के बारे में बात हो तो इज लगाए, सेंटेंस सही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये ऐसे, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ईच। एवरी बॉय एडजेक्टिव और ये आपका नाउन, सिंगुलर नाउन है इसलिए आया इज प्रेजेंट इन द क्लास, सेंटेंस ये भी सही है। ठीक है। ईदर रोड इज गुड, जैसे कि पूछे कौन सी रोड अच्छी है, दो रोड पूछी उसने, तो पूछा कौन सी रोड अच्छी है, तो उसने कहा कोई एक रोड अच्छी है। तो ईदर रोड इज गुड। अब इस ईदर का मतलब यहां पर क्या निकला? इस ईदर का मतलब ये है कि दोनों रोड अच्छी हैं, कोई एक रोड चुन लो। दोनों रोड ठीक है, चाहे कोई एक रोड तुम चुन लो, इसका अर्थ ये निकला। तो ईदर एडजेक्टिव है और रोड हमारा नाउन है, एक रोड के बारे में बात हो रहा है तो आएगा इज। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें देखने को मिलता है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। जब हमें ऐसे देखने को मिले तो इनके बारे में बात कर रहा हूं, इनके बारे में। तो ये अपने बाद, हालांकि सारे वर्ड्स जो हैं प्लूरल नाउन लाएंगे, पहली बात। और इनके बारे में अगर बात करें तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ये सारे वर्ड। इसके बारे में बात करें तो ये प्लूरल नाउन लाएगा, पहली बात। ठीक है। या अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है अगर शुगर वगैरह है तो। अगर ये प्लूरल नाउन ला रहा है तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लाएगा। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन ला रहा है तो ये अपने बाद लाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर आते हैं। ईच सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ऑफ द बॉयज प्लूरल नाउन लिखा है, सही है। जब ये आएंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वाला, यहाँ पर इज लिखा हुआ, सेंटेंस हमारा सही है। इन द क्लास, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, इस सेंटेंस का और ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस और लिख के दिखा देता हूं आपको। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और छूट गई है। यू में टेक ईदर रोड, तुम दोनों में से कोई भी रोड ले सकते हो। तो यहाँ पर रोड नाउन है और उसके पहले ईदर जो है वो ऑब्जेक्ट, सॉरी एडजेक्टिव है।
जो ये सेंटेंस में ये बता रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी रूट ले सकते हो। ठीक है, अब इनका एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आगे, हाँ आगे दिया तो है, जैसे ईदर ऑफ द रोड्स, प्लूरल नाउन लिखा है, सही है। ये सिंगुलर, दोनों में से कोई एक, एक के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं इज आएगा, क्योंकि ईदर का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक रोड अच्छी है, तो एक के बारे में बात हो रहा है, इसलिए एग्जाम में आर लिखा मिलेगा, इज करके आना है। फिर आगे देखिए, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो बुक्स हैं। नीदर इज गुड, दोनों अच्छी नहीं है। ठीक है, दोनों अच्छी नहीं है। अब दोनों अच्छी नहीं, तो दोनों के लिए हमने बोथ क्यों नहीं लगाया सर? अब बोथ क्यों नहीं लगाया है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अभी आगे। फिलहाल ये हमें समझ में आया है कि दोनों को मना करना है तो हम नीदर का यूज करेंगे, और नीदर सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज। आप ऐसे मत समझना कि सर यहाँ पे दो बुक्स के बारे में बात हुई तो यहाँ पर अगर आर लिखा मिल गया एग्जाम में तो आप सही करके आ जाओगे, नहीं। ईदर, नीदर, ईच, एवरी सब के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी, रट लेना इस बात को। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा मिल सकता है, नीदर ऑफ द बुक्स। ठीक है, प्लूरल नाउन लिखा है, सेंटेंस सही है। दोनों में से कोई भी किताब अच्छी नहीं है, तो दोनों का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जीरो, कि कोई भी किताब अच्छी नहीं है। जीरो इन द सेंस सिंगुलर, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। ईच ऑफ यू मे गो नाउ, आप सभी लोग जा सकते हैं, तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, सेंटेंस सही है। ईच के बाद आया मे हमारा मॉडल वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में आता है, तो ये भी सही है। गो नाउ सेंटेंस हमारा सही है। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द गेस्ट, पांच, मेरे जो 5 स्टूडेंट्स थे उनमें से प्रत्येक ने गेस्ट के सामने इंट्रोड्यूस किया, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस सेकंड फॉर्म हर सब्जेक्ट के साथ में आता है, लेकिन सेंटेंस ये हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद हो पुराने लेक्चर्स, तो हमने सीखा था कि इंट्रोड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लाते ही लाती है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो बिफोर द गेस्ट ये तो प्रपोजिशन फ्रेज हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, तो ईच के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर नाउन, तो हम यहाँ पर हिमसेल्फ करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी, ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ बिफोर द गेस्ट, एक के बारे में बात हो रही, एक एक करके इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिमसेल्फ। और जब भी ज्यादा लोग होते तो इंट्रोड्यूस एक साथ नहीं करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक करके, तो यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ बिफोर द गेस्ट। पुरानी चीजें मत भूलिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको चीजें परमानेंटली सब कुछ याद रखनी है। अब कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस हमें कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं, जो आई थिंक 2013 का जो एग्जाम था पीजीटी का, उसमें बोथ के साथ में एंड लिखा मिला था और वो एरर था। तो ऐसे एरर्स बनते हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या है वो हम समझते हैं। देखिए, अगर ईदर के साथ में नॉट लिखा मिले, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई नहीं, इसका ऑलरेडी वर्ड एक दुनिया में मौजूद है, जो कि है नीदर। तो अगर आपको ईदर के साथ में नॉट लिखा मिले, तो आप ईदर और नॉट दोनों हटाओगे और यूज करोगे नीदर। ऐसे ही आपको बोथ और नॉट एक साथ लिखा मिल जाए, जिसका मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो हम बोथ और एंड नॉट दोनों हटाएंगे और यूज करेंगे उसकी जगह पर नीदर। अगर हम बोथ के बारे में बात करें, तो बोथ दो के बारे में बात करता है, दो का मतलब इसके वर्ब आएगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और पजेसिव जो है वो आपका THEIR देयर आएगा, ये जो भी आपका है ओवरऑल आपका देयर आएगा, क्योंकि वो दो के बारे में बात कर रहा है। तो बोथ और नॉट तो अभी हमने देख ही लिया है, इन दोनों के लिए हम लोग यूज करेंगे नीदर। आइए देखते हैं कैसे। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, डिड नॉट डिड देयर वर्क, उनमें से किसी ने भी, उनमें से यानी कि उन दोनों में से किसी ने अपना काम नहीं किया। हिंदी अर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस गलत है। क्यों? नीदर के साथ में नॉट भी आ गया, पहली मिस्टेक। और डिड नॉट अगर आपका लग गया है तो फिर हेल्पिंग वर्ब साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट के साथ में डू आता है, यहाँ पे डिड दे दिया, सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब हम क्या करें?
मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप वीडियो को बैक करके देख लेना रूल्स। नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी अपना काम नहीं किया, तो हम यहां से हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों हटा देंगे, तो सेंटेंस की सेकंड फॉर्म बाहर निकल आएगी। अपना, एक के बारे में बात हो रही, हमने सीखा था, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आएगा हिज। उनमें से किसी ने भी अपना काम नहीं किया। नीदर ऑफ द 100 मेंबर्स, उन 100 मेंबर्स में से कोई भी अब्सेंट नहीं था। अब छोटी सी प्रॉब्लम निकल के आती है कि यहाँ पर लोग जो है वो तो 100 हैं, और नीदर जो वो 2 के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर नीदर नहीं होगा, फिर यहाँ पर होगा नन। तो सर यहाँ पर देम भी तो जो है वो ज्यादा है, फिर आपने वहां पर नन क्यों नहीं किया है? तो उसका रीजन ये कि देम जो है वो 2 के लिए भी यूज होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उन दोनों में से, तो उन दोनों के सेंस में भी देम का यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देम हम 2 मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑलरेडी दिया है कि 2 से ज्यादा ही है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम लोग फिर यूज करेंगे नन। तो 2 के सेंस में पॉजिटिव के लिए ईदर यूज करते हैं, और 2 से ज्यादा है तो हम एनी का यूज करेंगे या एनी वन लगाएंगे। ऐसे 2 के लिए मना करना है तो हम नीदर का यूज करेंगे, 2 से ज्यादा है तो फिर हम नन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने नन यूज किया। अब बात चल रही है मना करने के बारे में, तो यहाँ पर अब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं यहाँ पर आ रहा है क्योंकि लोग ज्यादा हैं, लेकिन नन मना कर रहा है कि 100 में से कोई भी अब्सेंट नहीं था, तो यहाँ पर सेंस जीरो का आ रहा है। सेंस जीरो का आ रहा है, जीरो मतलब इज, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज, प्रेफर करते हैं हम लोग इज। ईदर बॉय इज नॉट गुड, दोनों में से कोई लड़का अच्छा नहीं है, तो हमने भी सीखा था कि ईदर नॉट एक साथ नहीं आएगा, वहां पर नीदर आता है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे नीदर, NEITHER, नीदर बॉय इज गुड, नीदर बॉय इज गुड, दोनों में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। भले ही 2 के बारे में बात हुई, लेकिन नीदर अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ही लाता है, सिंगुलर वर्ब लाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट लाता है, ये नाउन लाता है। ईदर ऑफ द मैन डिड नॉट एंजॉयड इन द पार्टी, 2 लोगों में से या 2 आदमी में से किसी ने भी पार्टी एंजॉय नहीं किया। ऐसे मल्टीपल मिस्टेक्स हैं, देखिए कैसे। ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल आता है तो मैन सिंगुलर लिखा है, तो पहले तो ये मिस्टेक यहाँ पर MEN करो। और इसने इधर नहीं बताया कि लोग 2 ही हैं, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिड नॉट आ गया है, मना कर रहा है, तो इधर साथ में नोट आता नहीं है, तो हम इधर की जगह पर करेंगे नीदर, हम लोग इसको नायदर भी बोल सकते हैं। फिर इसमें से हटा दो, नीदर ऑफ द मैन एंजॉयड इन द पार्टी, दोनों में से किसी भी आदमी ने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। अब आपको सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस अब भी गलत है। क्यों गलत है? एंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लाता ही लाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो कोई दिया नहीं है, इन द पार्टी आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। बात एक के बारे में हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे हिमसेल्फ। नीदर ऑफ द मैन एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, पुराना याद रखना है, तभी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और देखिए, नीदर मैन डिड नॉट सपोर्ट हिम, एक तो नीदर के साथ में मैन प्लूरल कर दिया, एक मिस्टेक, MEN होगा। नीदर के साथ में डिड नॉट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे डिड नॉट हट जाएगा। फिर सपोर्ट, ये तो टेंस चेंज हो गया, ये पास्ट था, ये प्रेजेंट का बन गया, तो सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्टेड होगा। टेंस भी मेंटेन हमें करना होगा। ऐसे, नीदर मैन सपोर्टेड हिम, बोथ इज हेल्पफुल, दोनों मददगार हैं, तो बोथ प्रेजेंट करता है ज्यादा लोगों को, यानी कि 2 लोग, तो यहाँ पर इज नहीं फिर आर होगा, क्योंकि ये ज्यादा है। बोथ ऑफ यू आर हेल्पफुल, आप दोनों लोग हेल्पफुल हैं, तो यू प्लूरल के लिए भी आता है, तो बोथ प्लूरल है, इसके लिए आर आया है, सेंटेंस हमारा सही है। बोथ बॉयज आर हेल्पफुल, दोनों लड़के
मदद करने वाले हैं। इन सेंटेंसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ द बॉयज इज हेल्पफुल। हम सीखा था ऑफ का प्लूरल नाउन आता है तो बॉयज सही लिखा है, लेकिन बात एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, यानी कि दो के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आर आएगा। बोथ ऑफ द बॉयज इज नॉट हेल्पफुल, यहाँ पर मना किया जाए, बोथ के साथ नॉट आता नहीं है तो बोथ हटेगा, फिर नॉट भी हटेगा क्योंकि मना किया जा रहा है। और दो को मना करने के लिए हम लगाते हैं नीदर। नीदर ऑफ द बॉयज इज हेल्पफुल, दोनों में से कोई भी लड़का हेल्पफुल नहीं है। तो आपको लॉजिक याद रखने की कौन चीज कैसे क्या काम कर रही है। अपना लास्ट सेक्शन देखते हैं, प्रोनाउंस इन डिफरेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। मतलब प्रोनाउंस जब एक साथ आते तो उनका सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपका रूल ये है, सिंगुलर नाउंस जब एक साथ आ जाए, जैसे कि यू, ही और आई एक साथ आ जाए, ठीक है, तो उनका सीक्वेंस होता है 2-3-1 का। 2-3-1 का मतलब क्या है कि यू सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यू, ही और आई आएगा इस सीक्वेंस में। कब आएगा? जब ये इंडिकेट करें कोई अच्छे नेचर को, अच्छे बिहेवियर को ये जब रिप्रेजेंट करें, तो इनका सीक्वेंस ये रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेते पहले। यू एंड आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तुम, मैं और वह अच्छे दोस्त हैं। इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। पहला, ये अच्छे सेंस में सेंटेंस लिखा हुआ तो यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो होगा 2-3-1 का, यू, ही एंड आई का। तो यहाँ पर यू ठीक है, फिर यहाँ पर ही पहले आएगा और आई पीछे जाएगा, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, इसमें एंड दो दो बार दे दिया गया है तो एंड पहला वाला हटेगा, फिर कॉमा लगेगा। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो इस सीक्वेंस में वर्ब आके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऐसे लिखोगे तब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ऐसे लिखोगे तब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब मिला के वर्ब जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। अब अगर हमारे नाउंस जो है वो प्रोनाउंस अगर प्लूरल आ रहे हैं, चाहे अच्छे सेंस में आए चाहे बुरे सेंस में आए, तो उनका सीक्वेंस होगा 1-2-3 का, यानी कि वी, यू और दे, चाहे अच्छे सेंस में हो चाहे बुरे सेंस में हो। जैसे कि दे एंड यू एंड वी कैन लिव टुगेदर, हम, वे और तुम लोग एक साथ रह सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आएगा वी। वी, यू एंड दे, मैं बोल रहा हूं लिखा ऐसी जाएगा, वी, यू एंड दे कैन लिव टुगेदर, एक एंड आपका हट जाएगा। ठीक है, अब अगर ये तीन एक साथ ना करके दो एक साथ आए, तो इसी पेयर में ये चलेंगे ऐसे, जैसे कि 2-3 एक साथ आ सकता है, फिर दो एक साथ आ सकता है, और 3-1 एक साथ आ सकता है। अगर दो दो के पेयर में है तो ये ऐसे चलेंगे, जैसे कि यू एंड ही वर क्लासमेट्स, तुम और वह क्लासमेट्स थे। तो 2 और 3, तो दो, दूसरा और तीसरा, वर क्लासमेट्स, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। आई एंड राम लिव्ड इन द सेम हाउस, मैं और राम एक ही घर में रहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन दिया और थर्ड पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन दिया, थर्ड पर्सन दिया, तो थर्ड पहले आएगा, फर्स्ट बाद में जाएगा। तो राम एंड आई लिव्ड इन द सेम हाउस, मैं और राम एक ही घर में रहे हैं। सेकंड फॉर्म लिखा है, सभी के साथ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू एंड आई कैन ट्रेवल टुगेदर, मैं और तुम एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा और पहला दिया है, क्या सीक्वेंस बन सकता है? दूसरा पहला आ सकता है, हाँ ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, दो दो के पेयर में भी ठीक है। अब देखते हैं, प्लूरल आ रहे हैं, वी, यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर, हम, तुम लोग और वे सभी लोग एक साथ काम कर सकते हैं। सीक्वेंस बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें एंड दो बार दे दिया है तो यहाँ से एक एंड हट जाएगा और कॉमा लगेगा। वी कॉमा एंड यू, सॉरी, वी कॉमा यू एंड दे कैन वर्क टुगेदर, सेंटेंस हमारा सही हो गया। वी एंड दे वर इन द सेम क्लास, हम लोग और वे लोग एक ही क्लास में थे।
प्लूरल में आ रहा है, एंड लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब आ रही है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला देखिए, आई एंड यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आर फॉल्ट्स। मुझे, तुम्हें और उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉल्ट जो वर्ड है वो खराब वर्ड है, एक बैड वर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन जब चीजें खराब हो, बैड सेंस में तीनों प्रोनाउंस या दो एक साथ आए, कोई एरर माने, कोई फॉल्ट माने, तो उनका सीक्वेंस होता है 1 2 3 का। तो कैसे हो जाएगा? 1 2 3 सही लिखा है बिल्कुल, प्लूरल वर्ब आई बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन एंड दो दो बार लिख दिया है, तो एंड दो दो बार नहीं आएगा, कॉमा आएगा। आई कॉमा यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट आर फॉल्ट, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। यू एंड ही विल बी पनिश्ड, तुम्हें और उसे सजा मिलेगी। सजा मिलना एक बुरा काम है, तो सिक्वेंस होगा 1 2 3 का। तो यू आएगा फिर ही आएगा, यू दिया है फिर ही दिया है, विल भी सभी के साथ में आता है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने अपना प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के अंदर। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। अगर आपको माइकल स्वान का बैच, रेने मार्टिन का बैच, एसवीओसी कंप्लीट बैच चाहिए, तो आपको ये सारे बैचेस उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आप ग्रामर के बेसिक टू एडवांस लेवल के एक नोट चाहते हैं, तो 300 पेजेस की ज्यादा की पीडीएफ है। इसमें यूट्यूब पर आपके सारे वीडियोस इस पीडीएफ के मिल जाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल के। अगर आप और अच्छे लेवल की नोट चाहते हैं ग्रामर के, तो 300 से ज्यादा इसमें टॉपिक कवर्ड हैं, 1500 से ज्यादा पेजेस हैं। इसके कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बाकी सारे मिल जाएंगे। और फिर प्रोफेशन की पीडीएफ जो सब कुछ अवेलेबल है आपको मिल जाएंगे उपहार क्लासेस पर। तो अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव्स को।